बच्चों गुड मॉर्निंग। हम जो है हिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ रहे थे भाग 1 का, और उसके अंदर हमने देखा था कि जो है उत्खनन के दौरान जो है क्या क्या प्राप्त हुआ और हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर बसी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो है पाकिस्तान में रावी नदी किनारे जो हड़प्पा सभ्यता बसी हुई है। उसी के आगे के हम जो है सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अब जो है हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बोला जो है गेंडा मिला, और गेंडा की आकृति वाला जो है आकृति भी मैंने आपको लास्ट वाले उसके अंदर जो है पार्ट पढ़ा था जब बताई थी। तो अब जो है हम वो आगे देखेंगे वहाँ से कौन कौन से धातु और औजार मिले, ठीक है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा साइड में देखो आप कि देखो ये दे रखा है ना। अभी देखो ये आपको ध्यान से देखना है कि औजार किसके बने हुए। शुरुआत के हम देखें तो वहाँ के जो औजार थे वो किसी धातु के नहीं बने हुए थे, बल्कि किसके बने हुए थे। पहले हमें पत्थर के औजार देखने को मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो हम देखेंगे तो औजारों की बात करेंगे तो वहाँ से हमें कांसे के औजार और जो है तांबे के धातु से बने औजार मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि वहाँ पर जो औजार मिले कांसे के और तांबे से निर्मित मिले हैं, ठीक है। और उससे पहले जो औजार मिले हैं वो सारे पत्थर से निर्मित मिले हैं। तो वहाँ के औजारों की हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। पुरा वस्तु यानी जो है उत्खनन के द्वारा जो वस्तुएं मिली उनकी पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। देखिए मैंने आपको बोला है कि जो पूर्व जो निर्मित थे है ना, सबसे पहले जो बने हुए जो भी औजार थे या फिर बर्तन थे वो सबसे किससे बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे। उसके बाद धातु से बने हुए मिले। और फिर हम देखेंगे मृत भांडों की हमने बात की तो मृत भांड किससे बने हुए, मिट्टी से बने हुए थे। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पे सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब देखिए कि जो है कुछ उदाहरण दे रहे हैं भाई कौन कौन से उत्खनन हमें जो है हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलता कठोर कंकरीले, अग्निज अथवा बालुआ पत्थर से निर्मित थी। अब देखिए चक्कियाँ मिली आटा पीसने के लिए है ना। तो ये जो चक्कियाँ हैं वो किससे बनी हुई थी, कठोर और कंकरीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, ठीक है, और जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। अब जो है आटा पीसने की चक्कियाँ हैं और चक्कियों के लिए बोल रहे हैं भाई चक्कियाँ जो है अवतल और उत्तल लेंस आप 10वीं में पढ़ के आओगे तो ये जो है अवतल उसमें बनी हुई थी, उत्तल उसमें बनी हुई है। तो जो है इनको नीचे ज़मीन पर रखा कर आराम से जो है आटा पीसा जा सकता ताकि जो है हिले नहीं। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे है जिन पर एक छोटा सा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः सालन या तरी बनाने के लिए किया जाता। देखो हमारे घर में सिलबट्टा होता है ना, उसी प्रकार की देखो यहाँ पर आकृति दी है, ये देखो है ना। हम नहीं करते मसाला पीसते सिलबट्टे पर, तो सील ऐसी होती है, फिर उसका ये बट्टा होता है जिसपे हम यहाँ मसाला रखते हैं और फिर उसको पीसते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये बोला सालन या तरी। सालन मतलब सब्जी है ना, तरी बनाने के लिए जड़ी बूटी तो मसाला कूटने के लिए जो है इस प्रकार की चक्की का प्रयोग किया जाता था। और दूसरे प्रकार की चक्की कौन सी हुआ करती थी, जिसके अंदर क्या किया जाता था, आटा पीसने में उसका प्रयोग किया जाता था। हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मेके फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत, ठीक है। अब जो है ये जो पत्थर है वो हमारा संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। और जो हमारा बावर्ची खाना बनाने वाला पत्थर का प्रयोग करोगे क्योंकि उसको किस लिए चाहिए, इस तरह का पत्थर मसाला पीसने के लिए। तो ये जो है संग्रहालय में सुरक्षित पड़ा हुआ है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तु किस प्रयोग में लाई जाती थी। मेके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे, क्या ये एक उपयोगी नीति है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है सवाल छोड़ा है। आगे देखिए
धोलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। अब देखिए कि जो है हमारे को यहाँ पर एक जलाशय मिला है धोलावीरा से, तो ये धोलावीरा कहाँ पर है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो हमें क्या मिला है, जलाशय मिला है। इसकी डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। बार बार आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि धोला जो जलाशय है, विशाल जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। बच्चों अब हमारा जो है सभ्यताओं के बारे में है ना चैप्टर शुरू होता है। अभी तक सिर्फ हम जनरल बातें कर रहे थे कि सभ्यता क्या होती है। हड़प्पा सभ्यता थी, है ना, नदियों के किनारे बसी हुई है, थोड़ी सी हमें बात समझ में आती है, और जो है खुदाई से क्या क्या मिला वो हम करेंगे। लेकिन अब जो हम व्यवस्थित अध्ययन करेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता का, तो जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसमें जो है सबसे पहली बात है नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, तो यहाँ का जो शहरी केंद्र है, यहाँ पर क्या एक व्यवस्थित व्यवस्था दिखी हमें, जो है हम यहाँ का देखेंगे सिस्टम। तो ये देखिए आप ये मैप दे रखा है ना, एक एरिया फिक्स है, कितने एरिया के अंदर जो है ये शहर बसा हुआ है, और इस एरिया के अंदर जो है ये चीज़ें हमें यहाँ पे प्राप्त हुई। तो जो है यहाँ की बात करें तो पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम जान ले लें कि मोहनजोदड़ो सभ्यता इसका उत्खनन किसने किया, क्योंकि हमारी जो किताब उसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है ना नवीन किताबों के अंदर। तो हम देख लें कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया, यानी कि इसकी खुदाई किसने की। तो इसके उत्खननकर्ता कौन है, नाम याद रखना आपको, राखल दास बनर्जी। क्या नाम याद रखेंगे आप, राखल दास बनर्जी। और 1922 में इस सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, 1921 में हड़प्पा खोजा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। देखिए आगे, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। और सबसे पहले किसको खोजा गया, हड़प्पा को खोजा गया, 1921 में खोजा गया, और दयाराम साहनी के उत्खनन में जो है इसका उत्खनन हुआ निर्देशन में। और जो है ये सभ्यताओं की खोज किसने की, हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, रेलवे की जो है लाइन डल रही थी, और उस समय जो है एक अंग्रेज अधिकारी हो, उन्होंने जो है इन सभ्यताओं की जब ईंटें निकली खुदाई के दौरान, तो उनका जरूर यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। और फिर हमारे भारतीय जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इस पर खुदाई का काम शुरू किया था। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। ठीक है, आप ध्यान रखना। उसके बाद मोहनजोदड़ो की जो है खोज हुई। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना गया। ठीक है, तो दो हिस्सा है। देखिए सभ्यता के हम थोड़ा मैप में देख लें, ये ऊंचा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ऊंचा होने के साथ ये क्या है, छोटा है। ठीक है, आपको दिख रहा है, इसको दुर्ग वाला क्षेत्र बोलेंगे। और जो नीचे है ना, आपको दिख रहा होगा ये शहर, निचला शहर है ना, लेकिन ये क्या बहुत ज़्यादा फैलाव में फैला हुआ है, यानी कि विस्तृत है। यहाँ पर कई सारी आबादी थी, कई सारी चीज़ें हमें लोकेशन देखने को मिलेंगी। तो हम देखेंगे, देखो इसमें जैसे ब्लॉक बने हुए हैं, ये मतलब आप अपने यहाँ पर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, वैसे वैसे सारे एरिया डिवाइड है, कई सारी गलियाँ बनी हुई। लेकिन यहाँ की हम बात करते हैं दुर्ग टाइप ही है। ठीक है, दुर्ग जो हमारे किले होते हैं उसकी तरह है, और उसके आसपास बाउंड्री बनी हुई है, और कुछ रास्ते बने हुए हैं जिससे इसमें प्रवेश किया जा सके। तो दो भागों के अंदर जो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता फैली हुई है। आगे देखेंगे, पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। देखो ऊंचे भाग को क्या बोला गया, दुर्ग बोला गया, आपको ध्यान रखना। और निचले भाग को क्या बोला गया, शहर नाम दिया गया। वैसे अभी हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भी दुर्ग क्या है, ऊंचाई पे बने हुए थे हम उनको दुर्ग कहेंगे, और नीचे बने हुए थे उनको हम क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इससे निचला शहर से अलग किया गया था। अब देखिए, जो दुर्ग और शहर दोनों में अलग अलग बात है कि दुर्ग जो है ऊंचे कारण इसकी संरचना क्या ऊंची है, कच्ची ईंटों के क्या है चबूतरे पर बनी हुई थी। फिर दुर्ग को क्या कर रखा है, दीवार से घेरा गया। अब मैं आपको बताऊं तो ये जैसे किला है ना, ये हमारा किला है।
आपने सबने देखा है। लेकिन किले के चारों ओर बहुत बड़ी दीवार होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं ना। तो वो क्या किसी न किसी पत्थर या मजबूत ईंटों का बना हुआ होता था, तो दुर्ग और किले में। जबकि अगर हम शहर की बात करें तो उसका सिर्फ एक नक्शा है ना, हम ये बोल देंगे हमारा नक्शा, और इस शहर में यहाँ पर जो है आबादी बसी हुई है ना, छोटे छोटे लोग रहते हैं, कई सारे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, और कई सारे लोगों के मकान है, कई फैक्ट्रियाँ बसी हुई है। तो शहरों का और दुर्गों के अंदर जो है हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी धोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब देखिए यूँ कहा है यहाँ पर कि जो है यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी धोता होगा, है ना, इतना बड़ा शहर बनाना, इतना बड़ा दुर्ग बनाना, तो जो है कई सारे 40 लाख श्रम दिवस यानी कि 40 लाख दिनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिन लगे होंगे, और कई बड़े पैमाने पर जो है श्रम यानी कि जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी जिनसे जो है इस शहर को बनाया गया होगा और फिर बसाया गया होगा। अब कुछ और देखिए, एक चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। अब हमें देखना है कि जो चबूतरा है ना, कुछ चबूतरे बने हुए हैं, चबूतरों पे क्या बसे हुए घर बने हुए हैं। तो जो है हम ये कह रहे हैं कि जो सारा शहर है वो भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक क्या रहा होगा, सीमित होगा। यानी चबूतरों पे जो है शहर बसाए गए होंगे, और जो वो चबूतरे हैं वो किसी एक लिमिट एरिया तक ही होंगे, बहुत ज़्यादा इस जगह तक वो फैले हुए नहीं होंगे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और उसके बाद उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पककर बनाई गई होगी। अब जो ये शहर बसाया गया तो इस शहर के निर्माण के लिए क्या है, ईंटों का प्रयोग किया गया, और वो ईंटें हो सकता है कच्ची भी हो, फिर उनको धूप में जो सुखा कर पकाया गया हो, तो किसी भी प्रकार के हो, लेकिन ईंटों से जो है यहाँ के मकान या घर निर्मित थे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ की प्रमुख विशेषताओं में यही बात है कि यहाँ से जो मकान मिले हुए हैं वो ईंटों से बने हुए हैं, जबकि इतनी पुरानी सभ्यता है, उस समय भी लोगों को ईंटें बनाना आता था। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के जो घर है वो किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। तो मुख्य बात हमारा टॉपिक भी यही था, ईंटें बन के, है ना, तो हमको ये ध्यान रखना है। और जो ईंटें हैं वो एक निश्चित अनुपात के अंदर बनाई गई हुई, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। तो अब जो है ईंटें जो है एक निश्चित आकार की थी और ऊंचाई और लंबाई की बनी हुई थी, और उन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया था पूरे शहर के अंदर जो है काम में हड़प्पा बस्तियां बनाने के लिए लिया गया था। देखिए नालों का निर्माण। अब जो है नालों का निर्माण, है ना, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। देखिए हमारे घर में अभी हम पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक पाइप लगाते हैं, वो पाइप का पानी कहाँ जाता है, नालियों के अंदर जाता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पर भी जो है नालियाँ बनी हुई मिली हुई। यहाँ की जो प्रमुख विशेषता में हम देखें तो यहाँ की जो है नियोजित जल निकासी प्रणाली है कि जो है यहाँ से क्या है, हमें जो है पानी, घर का जो गंदा पानी है, साफ पानी है ना, 2 अलग अलग चीज़ें थी, और उस पानी का व्यवस्थित नियोजन था कि वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उसका प्रयोग किया जाता था। ऐसे हर कहीं वो पानी नहीं बहता था। यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखें तो आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया। देखिए कि हर कोई नहीं, है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है ग्रिड पद्धति में बनाई, है ना। ग्रिड किसे बोलते हैं, जाल, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक व्यवस्थित सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की विशेषता रही। तो ग्रिड पद्धति के अंदर क्या है, यहाँ के नगर बने हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पद्धति अपनाई गई, ग्रिड पद्धति अपनाई गई। आगे देखेंगे हम, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। और अब जो ये नगर हैं कहीं ना कहीं तिकोने हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नजर आते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। तो ये क्या मान रहे हैं कि जो है पहले नालियों को और तथा गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल क्या बना, आवास यानी रहने के मकान बनाए गए थे। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। और अब जो ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अगर भाई नालियों से जोड़ना है अगर किसी को, है ना, अपने घर को, तो जो क्या है गलियों को क्या करना पड़ेगा, नालियों से जोड़ना पड़ेगा और घर की जो है कम से कम एक दीवार क्या है गली से सटी होनी आवश्यक है। तो जो है यहाँ की नियोजित नगर निकास प्रणाली, अगर आपको पूछे कि भाई नियोजित जल निकास प्रणाली हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हमें जो है ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वहाँ से हमें क्या मिलती है, नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि एक व्यवस्थित जल निकास प्रणाली जिससे जो है गंदगी, हमारे घर का गंदा पानी वो एक जगह पर व्यवस्थित, जहाँ हर कई नगरों के अंदर या शहर में बहता नहीं। फिर अभी भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर नालियाँ और फिर नालियों के बाद बड़े बड़े गटर बनाए गए, नाले बनाए गए, जिससे जो है आपका जो है पानी उसके अंदर जाता है। आगे हम देखेंगे दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो अब हम देखें कि जो है दुर्गों के बारे में ऊपर चर्चा की, तो यहाँ पर बताया गया कि जो लोथल और धोलावीरा है उसके जो बस्ती बनी वो पूरे कैसे बनी हुई थी, दुर्ग से बनी हुई थी, किले बंद थी, यानी कि जो है परकोटे के अंदर जो है इसकी बस्तियाँ निवास करती थी। और जो है शहर के कई हिस्सों में दीवार से घेर कर जो है इसको जो है लोथल और धोलावीरा को बनाया गया था। लोथल जो है ऐसा माना जाता है दुर्ग से घिरा तो नहीं था पर जो है कुछ ऊंचाई भी बनाया गया था, इसीलिए जो है इसको दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। अब हम आगे देखें हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। अब देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है कैसे नष्ट हुई, अभी ये सभ्यताएं क्यों नहीं है, तो इस पे जो है कई सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए। किसी ने कहा भूकंप आया तो नष्ट हो गया, किसी ने बोला ज्वालामुखी फटा तो नष्ट हो गया, और किसी ने कुछ कहा, अपने अपने लॉजिक हर व्यक्ति ने अलग दिए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सबसे पहले खोजा गया स्थल तो है, लेकिन ईंट चुराने वालों ने क्या कर दिया था, इसको बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः पूरा भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, और इनको क्या जाता है भारतीय पुरातत्व यानी पहला इतिहासविद इनको माना जाता है। इन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था, और जो है हड़प्पा स्थल जो है नष्ट हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ से ईंटें मिली और उन ईंटों का प्रयोग कहाँ किया, रेल लाइन की जो है रेलवे बिछाने में किया, और रेल लाइन कहाँ से बिछाई की थी, लाहौर से मुल्तान तक। इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी दुर्दशा कहीं जो है खराब हो चुकी है। लेकिन इसके बदले अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो कहीं जो है इससे देखने में बेहतर दिखेगा हमें। यहाँ पर देखिए एक फोटो दी है मोहनजोदड़ो की गली और इसका विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, ठीक है, ये आप देखेंगे। अब आप जो है एक अपने यहाँ पर मोहनजोदड़ो पिक्चर भी आई है ना, उसमें भी जो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता बताई गई, तो आप वो देखें। आप पिक्चर पूरे नहीं देखने बैठ जाए, लेकिन हाँ आप जो है वहाँ का व्यू देखेंगे किस प्रकार से सभ्यता है। और अगर आप यूट्यूब सर्च भी कर देते सभ्यता के कई सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ का जो है घर कैसे बने होते हैं ना, हम क्या पढ़ेंगे आके गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, ठीक है। अब जो है यहाँ का घर देखिए, देखो घर बिल्कुल सिस्टमेटिक बना हुआ, और हमारा घर में हमारे यहाँ पर आंगन होता है वैसे ही यहाँ पर भी आंगन बना हुआ। और आंगन का यूज़ कब करते हैं, जब जो है शुष्क मौसम होता है, गर्मी होती है, तब लोग क्या करते हैं खुले में जाकर खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं,
इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। है ना, यहाँ की रोचक बात क्या है कि जो भूमि तल पर बनी दीवारों में क्या है, खिड़कियाँ नहीं है। अब जो दीवारें हैं यहाँ पर क्या एक चीज़ देखने को मिली कि खिड़कियाँ नहीं है, और जो है एक तो दरवाज़ा सड़क पे खुलता है, दूसरा अंदर की तरफ दुर्ग में खुलता था ना, तो यहाँ के दरवाजे की भी जो है अलग अलग बात थी। तो आप यहाँ पर जो है द्वार की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। देखिए यहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम जरूर होता था। स्नानागार मतलब जो है जिसे हम बाथरूम कहते हैं, जहाँ पर हम नहाते हैं। तो यहाँ की प्रमुख विशेषता, कोई भी लोग खुले में नहीं नहाता था, सबके घरों में एक स्नानघर मिला है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे विशाल स्नानागार की बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार मिला है, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। अब देखिए सीढ़ियाँ भी मिली है यहाँ पर कि एक छतों पर हमें जाने के लिए किसकी आवश्यकता है, सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। वैसे ही जो है यहाँ पर एक दूसरे की छतों पर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई देखने को हमें मिलती है। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग समर्थन राहगीरों द्वारा किया जाता था। अब देखिए हर घर में क्या होता था, कुआं भी होता था, और कुएं का रास्ता कैसा होता था कि भाई बाहर वाला कोई व्यक्ति, राहगीर कैसे बोलेंगे, जो बाहर से कोई आ रहा है ना, तो आस पड़ोस का व्यक्ति या फिर कोई इधर उधर से आया हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, उस कुएं के पानी का प्रयोग कर सकता है। इसलिए वहाँ पर घरों में बनाए जाते थे कुएं, लेकिन रास्ता ऐसा बनाया जाता था कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आकर पानी का प्रयोग कर सकता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या जो है लगभग 700 थी। तो आपको ध्यान रखना, लगभग 700 कुएं हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो की जो है आप जो है व्यवस्था देखेंगे नगर की, तो ये देखिए अच्छे पक्के से मकान बने हुए हैं। आगे देखिए, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले घारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूने पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। अब देखिए मैके जो हैं इतिहासविद हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला कि हर आवास की जो है गली है, उनको किससे जोड़ा गया, नालियों से। और मुख्य जो नाले होते थे उनको नाले जोड़ा गया। नाले गारे में जमा गए ईंटों से बने थे, है ना। नाले हमारे यहाँ पे भी नाले, पानी के बड़े बड़े गटर जिसको हम कहते हैं, वो बने हुए थे। ठीक है, सफाई के लिए जो है गटर को ढक रखा होता है, तो ढक कर सफाई के लिए उसको हटाया भी जा सकता है। कुछ इस तरह में ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। ठीक है, तो गंदगी एक जगह इकट्ठी हो जाती थी और गंदा पानी क्या हो जाता, बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी, और जो है नालों के अंदर होदियाँ बनाई गई थी। अभी हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, सफाई के लिए नाले बनाएगा, उसमें जाली लगे, ऐसी प्रकार की जो है व्यवस्था वहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्य निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। अब जो है अर्नेस्ट मैके के बारे में है। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली है। अब जो नालियों की जो बात कर रहे हैं हम, जल निकासी की, वो बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वही नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो अब आपको ध्यान रखना कि लोथल में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था घर बनाने के लिए, लेकिन नालियाँ बनाने के लिए कौन सी, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो आपको इतना पाठ पढ़ना है, क्योंकि स्पीडली अगर पाठ पढ़ाया भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पाठ की हर एक बात याद रखनी है। तो अब आपको जो है अगले क्लास में मैं अगला इसका सेक्शन पढ़ाऊँगी।